ये yin और yang दोनों पोलैरिटी होती है। तो कल हम लोगों ने हमने जो है वो ऐसे ऑर्गन जो yin है उन सभी ऑर्गन के बारे में हमने कल स्टडी किया था कि अगर उनका yang इन ऑर्गन का yang अगर कमजोर होता है तो क्या असर पड़ेगा, क्या लक्षण दिखाई पड़ेंगे। मोटा मोटी लक्षण तो बहुत छोटे बड़े बहुत सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट बहुत लक्षण आएंगे, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे आएंगे जो हमको पकड़ने में सुविधा होगी। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपके स्टोमक यांग जो है, अब स्टोमक यांग क्या है, स्टोमक जो है वो अर्थ का पार्ट है, स्प्लीन है अंदर में और स्टोमक है बाहर में। अंदर वाला yin है और बाहर वाला yang है। तो अंदर वाले yin का yang हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर जो है बाहर वाले yang का हम yang का yang यानी स्टोमक yang का yang पढ़ रहे हैं कि अगर मान लीजिए उसमें डिफिकल्टी हो जाए, स्टोमक के yang में डिफिकल्टी हो जाए तो क्या होगा। तो आपको मालूम है कि yang जो है वो फंक्शन से रिलेटेड होता है, मोटे मोटे ऐसा समझिए वो फंक्शन से रिलेटेड होता है और yin जो होता है स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। हालांकि कल जो है वो बहुत डिटेल में पढ़े। तो स्टोमक जो है उसका yang जो है अगर वो कमजोर होता है, उसमें गिरावट होगी तो स्टोमक का फंक्शन जो है वो कमजोर पड़ेगा। स्टोमक का फंक्शन कहाँ पर है, क्या प्रॉब्लम है, तो जो मेरा मिडिल एब्डोमेन है वहीं पर है स्टोमक, और वही साइड में जो है लेफ्ट में आपका स्प्लीन है। तो इसको कहते हैं एपिगैस्ट्रियम। तो आपको इस ऊपर वाले पार्ट में जैसे डिफिकल्टी स्टोमक में होगी, आपको ऊपर वाले पार्ट में कुछ डिस्कम्फर्ट लगने लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, या तो पेट फूल जाएगा या उसमें दर्द होने लगेगा या भारीपन आ जाएगा, कुछ होने लगेगा जो कि आपको ठीक नहीं लगेगा। और क्या होगा, जो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा जब बावेल मूवमेंट होगा। बावेल मूवमेंट का मतलब होता है कि जब स्टूल वेस्ट जो है वो जब रिमूव हो जाएंगे, होने लगेंगे, उस समय एट द टाइम ऑफ रिमूविंग वेस्ट या आफ्टर रिमूवल ऑफ वेस्ट आपको ज्यादा जो है डिस्कम्फर्ट और खराब जो है महसूस होने लगेगा और उसके अंदर में गिरावट आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका, स्टोमक का काम क्या है, स्टोमक की एनर्जी नीचे जाती है। तो स्टोमक की एनर्जी जब वो नीचे जाती है तो अगर उस नीचे जाने से स्टोमक का फंक्शन नॉर्मल होता है, लेकिन अगर बहुत तेजी से नीचे चली जाए या नीचे जाने के बजाय वो ऊपर चली जाए या नीचे जितना जाना चाहिए वो नहीं जा पाए, तो क्या होगा कि आपके एक तो मैंने बताया कि आपका जो है बावेल मूवमेंट के बाद एपिगैस्ट्रियम में ज्यादा प्रॉब्लम डिस्कम्फर्ट लगेगा। हाँ, स्टूल जो है फिर उसका जो है वो पोजीशन जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, लूज स्टूल होने का चांसेस है, आपकी भूख कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। तो आपको जो है भूख नहीं लगेगी, इसको जैसा कहीं पर थोड़ा बहुत नोट कर लेना चाहिए। प्यास भी नहीं लगेगी, स्टूल लूज हो जाएगा और
भोजन करने के बाद जो है, उसके पहले जो है वो आपको ठीक नहीं लगेगा, लेकिन अगर कुछ खा लीजिएगा तो एपिगैस्ट्रियम में थोड़ा सा आपको आराम लगने लगेगा। ठीक है ना। और क्या होगा, वॉमिटिंग भी हो सकती है, आपको मैंने बताया, नौजिया भी हो सकती है। माउथ इज कनेक्टेड टू स्प्लीन और स्टोमक, तो आपका जो है वो अफेक्टेड जो है लंग्स हो गए, ये हो जाता है, टंग होता है और टंग में सूजन हो जाएगी। अच्छा, तो और क्या होता है कि मान लीजिए जो स्प्लीन का काम क्या होता है, एनर्जी को बनाना फूड की, तो फूड की अगर नहीं बन पाएगा तो ऊपर जो है लंग्स में और ऊपर जो है वो हार्ट में नहीं जा पाएगा, तो ऊपर जब नहीं जाएगा तो एनर्जी नीचे नहीं जा पाएगी, तो जब नीचे एनर्जी सभी ऑर्गन में नहीं पहुंचेगी तो थकान लगने लगेगा, क्योंकि उनके फंक्शन में भी परिवर्तन आने लगेंगे। सारे ऑर्गन का जो फंक्शन जो होता है वो वीक होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा, तो पूरा बॉडी ही कमजोर लगेगा। तो ये एक चीजें जो है आपको दिखाई पड़ेंगी, लूज स्टूल होना, वॉमिटिंग होना, प्यास नहीं लगना, उसके बाद भूख भी नहीं लगना ठीक से। अब भूख लगने के बाद थोड़ा सा भोजन कर लीजिएगा, थोड़ा कंफर्टेबल लगिएगा। एपिगैस्ट्रियम में जो आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है नाभि के ऊपर, उसमें थोड़ा सा इजी लगेगा। एक होता है कि फूड कर लेने के बाद, फूड जो है के पहले, फूड लेने के बाद बहुत लोगों को कंफर्ट लगता है, बहुत आदमी को फूड लेने के बाद कंफर्ट नहीं लगता है। तो ये आपको जो है स्टोमक का यांग में जब डिफिशियंसी आएगी तो ये स्थिति आ सकती है। अगर मान लीजिए आपको लार्ज इंटेस्टाइन तो यांग है, उसका ओरिजिनल एनर्जी यांग है, उसमें अगर डिफिशियंसी होगा तो क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के यांग में अगर कमी आएगी तो क्या हो सकता है, उसमें भी आपको स्टूल जो है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, तो रिमूव द वेस्ट इन ए नॉर्मल कंडीशंस, मतलब स्टूल में कंसिस्टेंसी बनी रहे। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी नहीं बनी हुई है, इसका मतलब है कि लार्ज इंटेस्टाइन अपने फंक्शन में थोड़ा पुअर है, यानी डिफिशियंसी हुआ है, तो लूज स्टूल हो सकता है और पेट में गुड़गुड़ाहट भी हो सकता है। ये सब सारी चीजें आपको हो सकती है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन के यांग में अगर डिफिशियंसी आती है तो ये दो चीज याद रखिएगा, लूज स्टूल, दूसरा जो है वो आपको जो है ये हो जाएगा, गुड़गुड़ाहट ऐसा लगेगा, जैसे नहीं गड़गड़ पेट फूलता है, ये भी वन ऑफ द सिम्टम्स है आपके लार्ज इंटेस्टाइन के डिफिशियंसी का। गॉल ब्लैडर अगर डिफिशियंसी होता है यांग का, ये भी एक यांग ऑर्गन है, अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो आपको इनिशिएटिव लेने की क्षमता थोड़ी कम हो जाएगी, आप इनिशिएटिव नहीं ले पाइएगा, इंतजार कीजिएगा कि वो जो है काम को शुरू करे तो हम उनको मदद करते हैं, इनिशिएटिव नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा आपको जो है साहस की कमी होगी, लैक ऑफ करेज होगा। अगर गॉल ब्लैडर यांग की डिफिशियंसी होगी, दिस इज ए फंक्शन, यांग जो है वो साहस देता है, करेज, और अगर यांग कमजोर हो जाएगा तो आपके साहस की कमी आएगी, और साहस की कमी आएगी तो नेचुरल सेकंड स्टेप है कि इनिशिएटिव नहीं ले पाइएगा। ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें, नर्वसनेस रहेगा, आपसे लोग पूछेगा कि भाई क्यों घबराहट हो रही है, मैं कैसे लूं, विजन भी जो है थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा,
अपने में कमजोरी फील कीजिएगा, चक्कर भी आ सकता है, डिजीनेस भी हो सकती है। तो ये सब चीजें आपको जो है हो सकता है। मोस्टली आप दो मेंटल कैरेक्टर से पकड़िए। एक तो आपको जो है वो इनिशिएटिव जो है वो नहीं लेंगे, उनमें करेज की कमी होगी। बाकी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी अनुभव के आधार पर पकड़िएगा। लेकिन अगर वहां पे बैठे हुए हैं तो अगर आपको लग रहा है कि आदमी इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, इंतजार कर रहे हैं, किसी को कह रहा है कि तुम बात करो ना, तुम बात करो डॉक्टर साहब, बताओ मेरे लक्षण कौन कौन है। पेशेंट को खुद अपनी लक्षण बताना है, लेकिन अगर पेशेंट अपनी लक्षण नहीं बता रहा है, किसी को कह रहा है कि तुम बात करो, तुम बताओ, तो इसका मतलब है कि वहां पर डिसीजन जो है मतलब करेज की कमी है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है गॉल ब्लैडर के साथ। अगर डिफिशियंसी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा तो लार्ज इंटेस्टाइन की तरह जो है वो थोड़ा मिलता जुलता रहेगा। गुड़गुड़ाहट इसके अंदर में भी होना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी गुड़गुड़ाहट होगा। स्टूल का फॉर्म बदल सकता है, डायरिया हो जाए, और यूरिन जो है काफी मात्रा में होने लगेगी। मतलब बहुत डिमार्केटेड नहीं है। अगर डिमार्केटेड देखेंगे तो एक ही चीज है, वो है कि गुड़गुड़ाहट होना या लूज स्टूल में थोड़ा सा और वाटर मिक्स हो जाना, यानी डायरिया एग्जैक्ट ना हो लेकिन डायरियल फॉर्म कह सकते हैं कि वो होने लगेगा। अब देखिए कि अगर किडनी यांग, या ये हम आपको बताए थे कि जो इन होता है उसमें भी यांग होता है। तो किडनी इन जो है, किडनी इन है लेकिन उसमें यांग है। यांग में अगर कमी आती है, किडनी के यांग में कमी आती है, जो आप पहले ही बताए थे, मान लीजिए वो क्रॉनिक कमी आती है, तो फिर किडनी रीनल फेल्यूर का ऐसा माना जाता है कि शुरुआती दौर है, एक स्टेज पकड़ने जा रहा है। इसमें क्या होगा आपको, यानी मिस्टर एक्स को पैरों में इडमा हो सकता है, किडनी का साइज जो है इनलार्ज हो सकता है। वो तो अल्ट्रासाउंड से आपको पकड़ेगा, वो जब फिल्म आएगी तब आप देखिएगा। लेकिन ऐसे जो है वो पेशेंट अगर कंप्लेन करता है कि भाई साहब हमारे पैर में सूजन है या हमको बैक में ठंडा लगा, हम लोग कल डिस्कस किए थे बैक का पूरा एनाटॉमिकल पोजीशन, कि दोनों किडनी कहाँ पे होती है, उसके हाइपर प्लेस पे, उसके सुपीरियर प्लेस पे जो है एड्रिनल ग्लैंड होता है, यानी यांग पोर्शन पे एड्रिनल ग्लैंड होता है। और उसके बाद किडनी में अगर डिफिशियंसी होगी उसकी यांग में, तो उसका काम करने का जो जो उसका पैटर्न है वो थोड़ा डिफिसिट हो जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी। इसका मतलब है यूरिन का फिल्टरेशन पर असर पड़ेगा और वहां पर कोल्डनेस ज्यादा हो जाएगी, तो आपको बैक में ठंडा लगने लगेगा। फिर वो नीचे जब जाएगा तो हो सकता है कि आपको थोड़ा घुटने में भी ठंडा लगने लगे। ये कंप्लेन आता है कि घुटना भी थोड़ा ठंडा लग रहा है, थोड़ा कमर भी ठंडा लग रहा है, कमर में थोड़ा दर्द भी हो रहा है। ये सब सारी चीजें जो है वो आपको पेशेंट बता सकते हैं। जैसे ही बताएंगे तो आप थोड़ा सा उनको ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है आपका जो है किडनी का जो यांग है उसकी डिफिशियंसी है ना। डिटेल तो और भी लोग पढ़ेंगे। किडनी एक क्रॉनिक डिफिशियंसी किडनी में फर्दर क्या होती है, वो लंग्स के साथ होती है। क्या हो जाती है, वो लंग्स के साथ होती है। एक
होती है स्प्लीन यांग के साथ होती है, किडनी यांग एंड स्प्लीन यांग। स्प्लीन यांग भी डिफिशिएंट किया और किडनी यांग भी डिफिशिएंट किया, तो आपको जो है स्टेज 1 का रीनल फेल्योर मार्क्ड कर जाएगा। और अगर इसके साथ अगर लंग्स ऐड हुआ, लंग्स की डिफिशिएंसी या लंग्स यांग अगर डिफिशिएंट हुआ तो क्या होगा, तब आपको जो है किडनी में स्वेलिंग आ सकती है और लंग्स में स्वेलन हो सकता है। ये दोनों क्रिया जो है उसके साथ हो सकता है, ठीक है ना। कफ बनने लगेगा, ब्रोंकियल स्टमक पेन होगा, यानी आपको ब्रीदिंग ट्रबल भी हो सकता है। मिस्टर एक्स को अस्थमा हो जाएगा, ब्रीथलेसनेस हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद पानी की मात्रा जब जमेगी, स्वेलन जब हो जाएगा तो इसका मतलब है प्लूरिसी हो जाएगा, तो किडनी का साइज भी बढ़ेगा और लंग्स का भी साइज जो है स्वेल कर जाएगा। तो जब इस तरह का केस आए स्वेलिंग का कि लंग स्वेल कर गया है, किडनी भी स्वेल कर गया है, आदमी को ब्रीथलेसनेस हो रहा है, कफ निकल रहा है, खांसी हो रही है, कमर में जो है ठंडा लग रहा है, कमर में दर्द भी है, पैर में और टखने में सूजन हो रहा है, और ठंड की एहसास, ठंड देखिएगा लगातार उसको लगेगा। रीनल फेलियर जहां स्टार्ट हुआ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठंड का एहसास उसको होने लगेगा, पेशेंट को ठंड का एहसास होने लगेगा, फीलिंग ऑफ कोल्ड, चाहे वो लंग्स उसमें शामिल हो, चाहे वो कुछ भी शामिल हो, वो फीलिंग ऑफ कोल्ड होने लगेगा। ये लेग में ठंडा लगे, चाहे नी में लगे, चाहे बैक में लगे, ठंडा होने लगेगा। सूजन जो है उसको होने लगेगा, पेट लगेगा फुला फुला, तो जिसको एसाइटिस कहते हैं, हालांकि वो लीवर में होता है, लेकिन फिर भी अगर पानी की मात्रा बढ़ जाएगी तो पानी जब नहीं निकल सकेगा बॉडी से, तो पानी की मात्रा बढ़ेगी बॉडी में, तो डॉक्टर पानी मिला पीना कम कर देगा, कहेगा कम पानी पीजिए। एक तो पानी अब निकल नहीं रहा है, दूसरा पानी आप ऊपर से ज्यादा लीजिएगा। तो ये सब जो है किडनी का जो है, जो जिसको हम लोग मार्क ऑफ कर लेते हैं, ये थोड़ा सा डेवलप्ड स्टेज है। जब स्वेलिंग हो जाए लंग्स और किडनी में, तो समझना चाहिए ये थोड़ा जो है फर्स्ट स्टेज से थोड़ा ज्यादा है। पैर तो दोनों में फूलेंगे, लेग भी फूलेंगे, एंकल भी फूल जाएंगे, ठंडा भी लगेगा, कमर में शोर भी होगा, कमर भी ठंडा लगेगा, वो सब सारी चीजें होंगी। लेकिन साइज जब बढ़ेगा तो थोड़ा सा सेकेंड स्टेज उसको माना जाता है। और अगर जो है किडनी का यांग डिफिशिएंट हो रहा है, साथ ही साथ हार्ट का यांग भी जो है डिफिशिएंसी हो रही, तो इस स्टेज में आप क्या देखिएगा, कोल्ड होगा। कोल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोल्ड पेशेंट उसमें भी बताएगा, लेग बैक ये सब में कोल्ड बताएगा, लेग और एंकल में सूजन भी बताएगा, कमर में दर्द भी बताएगा, ये सब कॉमन है। लेकिन साथ ही साथ क्या बताएगा, पैल्पिटेशन बताएगा, आपको ब्रीथलेसनेस बताएगा, कार्डियोमिगली का हार्ट का साइज बढ़ जाएगा। वहां पर लंग्स बताए थे और किडनी बताए थे, यहाँ पर हार्ट का साइज बढ़ जाएगा। चांसेस है कि ब्रेन भी स्वेल कर जाता है, सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्रेन भी स्वेल कर जाएगा। और किडनी का तो खैर कोई बात ही नहीं है, वो तो पार्टी है, मेन पार्टी है, प्राइमरी पार्टी है, उसमें तो स्वेलिंग होगा ही। हाथ पैर जो ठंडे होंगे वो तो ठंडे होंगे। तो ये मार्कअप हो जाएगा थर्ड स्टेज। कहने का मतलब हो गया कि कार्डियोमिगली थर्ड स्टेज में आ जाएगा,
ब्रेन जो है थर्ड में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा किडनी आ जाएगा और लंग्स आ जाएगा। फर्स्ट में ये ऑर्गन स्वेल नहीं करते हैं, इसमें 3 ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाएंगे। और जब ये 4th स्टेज पहुंचेगा तो बाकी सारी चीजें वो एज इट इज रहेंगी, सारी चीजें जो है वो एज इट इज रहेंगी। इसमें इडमा होल बॉडी में हो जाएगा, पूरा बॉडी में सूजन आ जाएगा। ये 4th स्टेज जो होता है इसको कहा जाता है रीनल फेलियर। इसमें जो है वो पूरे बॉडी में इडमा जो है आ जाएगा, पल्पिटेशन भी रहेगा, ब्रेथलेसनेस भी रहेगा, कार्डियोमिगली भी रहेगा, ब्रेन का स्वेलिंग भी रहेगा, किडनी का भी स्वेलिंग रहेगा, लंग्स की भी स्वेलिंग हो जाएगी, ब्रोंकियल अस्थमा भी रहेगा, कफ भी रहेगा, वो सारी चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 1 to 3। तो ये स्टेज 4 हो गया। और स्टेज 5, इस स्टेज 5 में कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 4 तो सारे के सारे आ जाएंगे। साथ ही साथ जो है इसमें क्या होगा, डायरिया हो जाएगा, पेट का सिस्टम बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, मतलब वाटरी फॉर्म ऑफ डायरिया जिसको कहते हैं, और लगातार होता रहेगा, उसमें कमी नहीं होगी और फ्रीक्वेंट होता रहेगा, और कोई मेडिसिन जो है जल्दी वो आपको होगा ही नहीं। तो इस तरीके से जो है गले में फिलगम आने लगेगा, ब्रेथलेसनेस हो जाएगा, वो ठंडापन तो सब जगह रहेगा, चीज लगेगा आपको। और क्या होगा, एसाइटिस जो आपको हम बता रहे थे, पानी डॉक्टर बोल देगा कम पीने के लिए। और इसमें इडमा जो है पेट में हो जाएगा, एब्डोमेन में इडमा होगा, लेग में इडमा होगा, जालोदर जिसको कहते हैं, एसाइटिस हो जाएगा, पेट में पानी आ जाएगा, पानी निकलेगा नहीं, पानी पेट में रहेगा। तो डॉक्टर जो है पानी को बंद करेगा, पानी कम पीजिए। वो सब तो कॉमन चीज है, मेंटल फिजिकल ये सब सारी प्रॉब्लम जो है वो तो रहेगा ही। हमेशा सोए जाने का मन करेगा, ठंडा में तो हमेशा लाई डाउन करने का मन करता है, कम बोलने का मन करता है, आवाज बहुत कमजोर हो जाती है, ये सब तो ठीक है। हाथ पैर में ठंडे लगेंगे, इडमा हाथ पैर टखने में, पैर में, एब्डोमेन में, सब में इडमा हो जाएगा। एक तरीके से पूरे बॉडी में इडमा हो सकता है, ठंड लगने लगेगी, बहुत सारे सिम्टम्स जो है मेंटल फिजिकल वीकनेस आ जाएंगे, श्वास की क्रिया में प्रॉब्लम आ जाएगा, ब्रेथलेसनेस हो जाएगा, वॉइस बहुत वीक हो जाएगा, बोलने का मन नहीं करेगा, पेट फूल जाएगा, भूख कम लगेगी। तो ये सब सारी चीजें जो हैं ये यांग की चीजें हैं, और ये यांग की जब डिफिशियंसी होती है तो वो सारी चीजें आपको, इनमें जो डिफिशियंसी आएगी वो हमने आपको बताया था, कल भी हम लोग डिस्कस किए थे इनका डिफिशियंसी। आज हमने आपको यांग का डिफिशियंसी आपको बताया है, यांग का डिफिशियंसी, और कल आपको इन के यांग का डिफिशियंसी हमने डिस्कस किया था। तो इस तरीके से आप जो है वो किसी भी रोगी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितनी इन डिफिशियंसी होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। अगर स्प्लीन इन डिफिशियंसी
डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, ये हम लोग डिस्कस किया। उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा इसको भी पढ़ेंगे कि हार्ट और लंग्स में रिलेशंस क्या है, हार्ट और लीवर में रिलेशंस क्या है, हार्ट और किडनी में रिलेशन क्या है, हार्ट और स्प्लीन में रिलेशन क्या है। इसको भी थोड़ी थोड़ी जानकारी हमको अपने पास रखनी पड़ेगी ताकि आगे चल करके वो भी हमारे लिए यूजफुल हो जाता है। अगर मान लीजिए लंग्स का जो एनर्जी है अगर वो डिफिशिएंट हो जाए तो क्या हो सकता है, लंग्स की एनर्जी अगर डिफिशिएंट हो जाए, लंग्स कहाँ ऊपर है, हार्ट अगर नीचे है तो क्या हो सकता है, तो हार्ट जो की ऊर्जा जो है वो स्टैग्नेशन, हार्ट की ऊर्जा वो रुक रुक कर चल बह सकती है, स्टैग्नेंट हो सकती है। और अगर हार्ट की ऊर्जा स्टैग्नेंट होगी, आपको बताया था कि लीवर की ऊर्जा स्टैग्नेंट होगी तो एक ऊपर जाएगी, एक सीधा अटैक करेगी टेस्टिल पर, स्प्लीन पर, और एक नीचे चली जाएगी। तीन तरीके से लीवर स्टैग्नेशन काम करता है। लेकिन अगर हार्ट की ऊर्जा जो है स्टैग्नेंट हो जाएगी तो क्या होगा, तब जो है अंजाइना पेन होने लगता है। यानी ये ऑलवेज याद रखिएगा कि हार्ट की को अगर बहने में रुकावट आने लगे तो हार्ट के अंदर अगर वो रुक रुक कर बहने लगे हार्ट ही, तो हार्ट में स्टैग्नेशन हो जाएगा और स्टैग्नेशन होगा तो अंजाइना पेन आएगा। मनीष उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि वो अंजाइना पेन आया हुआ था, उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग ने दूसरे तरीके से उस समय दिया था। इस समय आपको हम इसलिए पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अंजाइना पेन जो है वो आपका हार्ट की स्टैग्नेशन है, ठीक है ना। तो ये जो है हार्ट की का मत होता है। इसमें क्या होता है, छाती में आपको दर्द होने लगेगा जो हाथ तक चला जाता है, छाती से ट्रेवल करेगा और हाथ तक जाएगा। उसके बाद साइनोसिस हो जाता है, तो धीरे धीरे बात को समझेगा। साइनोसिस हो जाएगा कहने का मतलब है कि जैसे ओठ नीचे पड़ने लगते हैं, पल्पिटेशन बढ़ जाता है और पेन तो होने ही लगता है, जिसको हम एंजाइना कहते हैं। एंजाइना इसलिए कहते हैं जो हार्ट चेस्ट में जो मसल होता है ना, पूरे चेस्ट में एक मसल होता है, उसको क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरियलिस। तो मसल में पेन स्टार्ट हो जाता है, कार्डियक टिश्यूज में नहीं होता है ये, यहाँ चेस्ट रीजन में हार्ट के पास का एंजाइना पेक्टोरियलिस, उस मसल में दर्द होता है, एंजाइना पेन। लेकिन ये काफी ज्यादा प्रभावित होता है और ये जो है ड्यू टू स्टैग्नेशन, हार्ट की स्टैग्नेशन के कारण पैदा होता है। ये तो आप ये समझ गए, हार्ट में अगर ऐसा होता है तो अगर हार्ट में हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या हो सकता है, हार्ट में अगर हीट बढ़ जाती है तो हीट क्या करता है, बॉडी में ड्राइनेस लाता है। ड्राइनेस लाने का सबसे बड़ा सोर्स है हीट। तो सबसे पहले जो है वो लंग्स का हीट जो है ड्राई करने लगेगा। तथा जो है
सूखने लगेगा, ड्राई हो जाएगा, प्यास भी लगने लगेगी। और नाक जब सूखने लगेगा तो नक्सी फूलना सुने हैं या एपिस्टेक्सिस, ये कॉम्प्लेन आने लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि तुरंत इमीडिएटली नक्सी फूलने का कोई उपाय करते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमको हीट को कम कर देना पड़ेगा, हार्ट हीट को कम करना पड़ेगा। हार्ट हीट को जैसे ही हम कम करेंगे तो उसी समय जो है लंग्स की जो ड्राइनेस है वो कम हो जाएगी, और नोज इज कनेक्टेड टू लंग्स, तो उसका जो है ड्राइनेस रुक जाएगा। तो उसका ड्राइनेस जैसे रुकेगा तो वैसे जो है नाक में थोड़ा ठंडा लगने लगेगा, पानी ऐसा लगेगा और नक्सी फूटना रुक जाएगा। लोग तुरंत डॉक्टर की अरेस्ट करते हैं और तुरंत वो निकाल दिया, वैसे ही जो है वो आदमी ठीक हो जाएगा। जितना मेजर सिम्टम्स है वो रिकवर कर जाएगा। अगर कोई पेशेंट आ गया हार्ट हीट वाला, यानी ड्राई कफ लेके आ गया, ड्राई नोज लेके आ गया, प्यास बहुत लग रही है, आपके सामने पानी पिए जा रहा है, तो जैसे ही आपके सामने पानी पीने लगे तो आपको जो है इन सब चीजों पर भी ध्यान देना है ना। तो ये हार्ट हीट का जो है आपको एग्जाम्पल हमने बताया कि आपका जो है अगर लंग्स जो है डिफिशिएंट होगा, हार्ट में अगर जो है लंग्स डिफिशिएंट हो जाती है तो हार्ट की जो है वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, और हार्ट की स्टैग्नेंट होगा तो एंजाइना का पेन होगा। एक लाइन यही समझिए। देखिए और पेन में और एंजाइना पेन में थोड़ा डिफरेंस है। और पेन तो हो रहा है लेकिन एंजाइना में डर लगने लगता है, फियर्स। और पेशेंट जो है वो कई लोगों से, अपने करीब के लोगों से मिलना चाहता है, ये एंजाइना का डर हो जाता है। डर तो आपको कई ऑर्गन से लगता है। एक तो आपका लीवर से भी डर लगता है, एक आपको किडनी से भी डर लगता है, और एक हार्ट से भी डर लगता है। ये तीनों डर को पैदा करने वाला है, लेकिन तीनों में थोड़ा फर्क है। किडनी का जो डर होता है वो पहले से मालूम होता है, बिल्ट रहता है डर। आपको अगर कोई किसी ने कहा कि चलना है कल आपको गार्जियन से मिलने, तो आप क्वेश्चन पूछिएगा कि कहाँ रहते हैं, कहेंगे वो तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। कहाँ पे मिलना पड़ेगा, उनके घर में मिलना पड़ेगा कि नीचे मिलना पड़ेगा? तो नहीं सर, घर से में चलना पड़ेगा, लिफ्ट से जाना। तो लिफ्ट का डर आपके मन में बैठा हुआ है, फियर ऑफ फॉलिंग, ये पहले से ही बिल्ड कर रहा है, बिल्ड किया हुआ है। आप जो है जाना जो है अवॉइड करने लगी। अगर जाइएगा तो फिर जो है काफी इंक्वायरी कीजिएगा कि ये लिफ्ट पहले भविष्य में पास्ट में कभी खराब हुआ है क्या, इसका लिफ्ट मैन कहाँ है, बिना आदमी का लिफ्ट हमें लोग को चलाना पड़ेगा क्या, मतलब कोई इंक्वायरी दिमाग में आ जाएगी। कोशिश कीजिएगा कि सीढ़ी से ही ऊपर चलेगा, बिल्ड फियर हो जाता है। लीवर का जो डर है वो क्या है, आपको अनजान चीजों से डर लगेगा, आपको जानकारी नहीं है, उसमें घोस्ट भी आ जाता है। लेकिन अनजान क्या होगा, उस अनजान चीज का डर है, आप उसके जानकार नहीं है। और हार्ट का डर क्या होता है, वो इंस्टेंट डर लगेगा, अचानक डर लगेगा। जैसे आप घर में आए और लाइट ऑफ हो गया तो बच्चा डस के चिल्लाएगा, अंधेरा हो गया कमरे में, तो अचानक अंधेरे से उसको डर हो गया। तो बहुत बार ऐसा आप कोई भी बताएगा तो ये सब सिम्टम्स बता सकता है। उसके बाद जो है आपको जब हम चलते हैं हार्ट और लीवर का संबंध देखने के लिए, तो आप जानते हैं कि हार्ट गवर्न करता है ब्लड को, और लीवर स्टोर करता है ब्लड को और रेगुलेट करता है ब्लड वॉल्यूम।
हार्ट जो है वो गवर्न करता है ब्लड को, लीवर स्टोर करता है ब्लड को और रेगुलेट भी करता है ब्लड वॉल्यूम को। तो अब अगर ये दोनों में एबनॉर्मेलिटी आती है तो क्या आ सकती है? अगर मान लीजिए लीवर में डिफिशियंसी हो जाए, लीवर का ब्लड जो है, लीवर क्या करता है, स्टोर करता है ब्लड को, और लीवर के ब्लड में अगर डिफिशियंसी आ जाए तो डिफिशियंसी जो है क्या करेगा, लीवर ब्लड का डिफिशियंसी क्या करेगा, डिफिशियंसी ऑफ हार्ट ब्लड। लीवर स्टोर करता है ब्लड को और उसके वॉल्यूम को। तो मान लीजिए कि अगर हार्ट और लीवर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हार्ट गवर्न्स ब्लड, ब्लड का टोटल मूवमेंट कंट्रोल करता है, गवर्न करता है उसको, और लीवर स्टोर करता है और उसके वॉल्यूम को भी ये करता है, रेगुलेट करता है। और अगर हार्ट लीवर के ब्लड में अगर डिफिशियंसी आ जाए तो डिफिशियंसी हार्ट के फंक्शन में आ जाएगा, यानी हार्ट के ब्लड में आ जाएगा। तो डिफिशियंसी हार्ट के ब्लड में भी आ जाएगा। तो आने से क्या हो जाएगा, एज सफिशिएंट ब्लड इज नॉट स्टोर्ड बाय द लीवर, तो लीवर जो है सफिशिएंट ब्लड जो है वो नहीं स्टोर कर सकेगा, और जब नहीं स्टोर कर सकेगा, लीवर अगर नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, टू नरिश द हार्ट, तो वो उतना ब्लड नहीं रख सकेगा अपने अंदर, तो वो भी हार्ट को नरिश नहीं कर सकेगा। तो कहने का मतलब हो गया कि डिफिशियंसी ऑफ लीवर ब्लड, लीवर का जो ब्लड है जो स्टोर किए हुए है, अगर उसमें कमी आती है तो ये हार्ट के ब्लड में डिफिशियंसी लाएगा। एक मोटा मोटी एक लाइन आप वैसे पहले इसको मेन लाइन, प्राइमरी लाइन मान के आप इसको समझ जाए। और जब लीवर में डिफिशियंसी हो गया तो यानी सफिशिएंट ब्लड इज नॉट स्टोर्ड इन लीवर बाय द लीवर, डिफिशियंसी का मतलब हो गया कमी आ गया, यानी ब्लड को जो है वो लीवर जो है स्टोर करता है, तो सफिशिएंट ब्लड उसके अंदर नहीं स्टोर्ड है। तो अगर सफिशिएंट ब्लड अगर उसके अंदर में नहीं स्टोर्ड है तो क्या होगा, वो नरिश नहीं कर सकेगा हार्ट को, और हार्ट को क्योंकि हार्ट गवर्न करता है ब्लड को, तो सफिशिएंट ब्लड अगर नहीं होगा तो ब्लड कैसे जाएगा, एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय द हार्ट, लीवर will be unable to send the sufficient blood to the heart। तो जब ऐसा चीज हो जाएगा तो बॉडी में कुछ कम्युनिकेशन, कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, पल्पिटेशंस, धड़कन। तो जैसे ही धड़कन का कोई केस आए तो समझना चाहिए कि कहीं लीवर तो सप्लाई तो नहीं कर रहा है, कम कर रहा है, इट इज नॉट सफिशिएंट, ब्लड नहीं दे पा रहा है ब्लड हार्ट को, या आदमी अगर अनिद्रा की बीमारी लेके आया, उसको नींद ही नहीं आती, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो इस डिफिशियंसी, ये रिलेशन से प्रभावित है। तो हम लोग इसमें दोनों डिफिशियंसी पर ध्यान रखेंगे, लीवर ब्लड डिफिशियंसी और हार्ट ब्लड डिफिशियंसी। ये दोनों ब्लड दोनों में मौजूद है और दोनों डिफिशियंट है, तो हमको उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमको पेशेंट को कैसे ठीक करना होगा। अगर मान लीजिए हार्ट ब्लड में अगर डिफिशियंसी हो जाएगा तो क्या करेगा, हार्ट ब्लड में अगर डिफिशियंसी हो जाएगा तो ये दो सिम्टम्स देता है। एक तो सिम्टम्स देता है कि आपको चक्कर आने लगेगा,
मिस्टर एक्स को चक्कर आने लगेगा, और चक्कर आने लगेगा। दूसरा जो है, इसको लिंक करना पड़ेगा ड्रीम से। एक्सेसिव ड्रीम भी आने लगता है। आपके दिमाग में सवाल आएगा कि हाउ ड्रीम इज कनेक्टेड टू दिस। तो एक्यूप्रेशर में ये डिफिशिएंसी ऑफ ब्लड इज इक्वल टू डिफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, और डिफिशिएंसी ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि आपके बॉडी में जो है ऊर्जा कम है। ऊर्जा कम है तो आप जो है कुछ ड्रीम देखने लगी है, ज्यादा हो जाए उसको, ज्यादा उसको फुलफिल करने का ज्यादा। देखिए ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारा ड्रीम ऐसा देखते हैं जिसमें वो सभी लोगों को पहचानते हैं, बड़े आसपास की जगहों को देखेंगे, कोई हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी को देखेंगे, भगवान का पूजा करते हुए देखेंगे, कुछ ऐसा फंक्शन देखेंगे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो ड्रीम के द्वारा भी हम जो है वो डायग्नोस करते हैं। ड्रीम का मामला आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये समझिए कि बॉडी फ्लूइड इज इक्वल टू एनर्जी, और एनर्जी जो है अगर वो डिफिशिएंट होगा, बॉडी फ्लूइड डिफिशिएंट होगा तो डिफिशिएंट हो जाए, और डिफिशिएंट होने से क्या होता है, एनर्जी कम होगी तो आपको चक्कर आएगा। तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि चक्कर वाले केस में बहुत लोग आपको कंप्लेन कर देंगे, आपको चक्कर आ जाता है और एक्सेसिव ड्रीम भी आ जाता है। एक चीज और भी इम्पोर्टेंट है हार्ट के साथ, कि हार्ट जो है, हार्ट इज कनेक्टेड टू माइंड। Heart is connected to mind and vitality. और liver is responsible for the smooth flow of emotions. तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं उसकी क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर क्या है, हार्ट जो है हाउस करता है माइंड को, हाउस इज, हार्ट इज कनेक्टेड टू माइंड, सीधे माइंड से कनेक्टेड है, और उसके बाद जो है वाइटिलिटी से भी कनेक्टेड है। अगर ये किसी तरीके का इसमें डिफिशिएंसी आएगा तो माइंड और वाइटिलिटी दोनों कमजोर हो जाएंगे। और लीवर जो है वो इमोशन के स्मूथ फ्लो में काम करता है। स्मूथ फ्लो, लीवर अगर मान लीजिए, लीवर क्या करता है, ब्लड स्टोर करता है, और हार्ट क्या करता है, ब्लड को गवर्न करता है, तो यह माइंड को गवर्न करता है। तो जब यह माइंड को गवर्न करता है और लीवर ब्लड को स्टोर करता है, तो ये क्या करेगा, माइंड इज कनेक्टेड टू इमोशन ऑल्सो, तो ये लीवर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है इमोशन के लिए। देखिए ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। हार्ट जो है वो माइंड से कनेक्टेड है और वाइटिलिटी से कनेक्टेड है। हार्ट जो है वो रिलेटेड है ब्लड से, और लीवर जो है रिलेटेड है ब्लड से, और यहाँ पर ब्लड जो है माइंड और वाइटिलिटी से रिलेटेड है। तो लीवर जो है वो इमोशन को, माइंड से कनेक्टेड इमोशन को फ्लो कराता है। इसीलिए आप सुने होंगे, अगर सिर्फ जो है माइंड से कनेक्टेड होगा तो दिस इंटेलिजेंस इज ए मेयर इंटेलिजेंस, लेकिन व्हेन इट इज कनेक्टेड टू हार्ट इट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। तो माइंड एंड इमोशंस सपोर्ट ईच अदर। देखिए यहाँ पर आगे जो अभी हम आपको डिस्कस किए कि माइंड और इमोशंस ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फिर हम लोग जब दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं, नेक्स्ट रिलेशन पढ़ते हैं,
उस नेक्स्ट रिलेशन को हम लोग पढ़ते हैं हार्ट और किडनी के बीच का रिलेशन। हार्ट बिलोंग्स टू फायर। तो हमने अभी जस्ट रेफरेंस भी दिया था हमने, the heart is connected to fire, heart is connected to desire, heart is in, SI is yang, heart is a part of fire। ये तो हम अभी डिस्कस किए थे। हार्ट इज इन अपर वार्मर, छाती में होता है इसलिए हार्ट इज ए अपर वार्मर। फायर क्या होता है? फायर, विंड हमने बताया था। फायर, विंड, ड्राइनेस, ये क्या है? ये सब के सब जो है यांग होते हैं। ऐसे अगर हम लोग कैटेगरी में लेंगे तो फायर जो है यांग होते हैं, ठीक है ना। फायर यांग होते हैं, विंड यांग होता है, और फायर यांग होते हैं, विंड यांग होता है, हॉटनेस यांग होता है, ड्राइनेस यांग होता है, ह्यूमिडिटी और कोल्डनेस इन होता है। अब देखिएगा फायर ऊपर जाएगा, फायर जो होगा वो ऊपर जाएगा। विंड का फ्लो भी जो है वो ऊपर की ओर होता है, जब इथीरियल ऊपर की ओर जाएगा। हार्ट भी, फायर भी ऊपर जाएगा। ड्राइनेस भी जो है हीट का, अगर हार्ट का हीट बढ़ गया तो लंग्स में ड्राइनेस क्रिएट करते हैं, लंग्स उससे ऊपर होता है, तो वो ड्राइनेस का भी जो फंक्शन जो है वो ऊपर ही होता है। और हॉटनेस तो पार्ट ऑफ द हीट है। तो सब जो ऊपर हो गया तो ऊपर इज ए सुपीरियर, ऊपर इज ए अबव, ये सब के सब यांग होते हैं। ह्यूमिडिटी और कोल्डनेस ये नीचे की ओर होते हैं, तो इसलिए ये इन होते हैं। तो मान लीजिए अगर आप एकदम ब्रॉडर देख लीजिए, अगर आपके मिस्टर एक्स के बॉडी में अगर यांग बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा, तो इन को बढ़ा दीजिए, और इन बहुत बढ़ा हुआ है तो यांग बढ़ा दीजिए, या इन को घटा दीजिए, यांग को बढ़ा दीजिए। इस तरीके से भी हम लोग सोचते हैं। तो फायर इज यांग और फायर गिव्स मूवमेंट। आप देख ही रहे हैं फायर मूवमेंट देता है। तो फायर का पार्ट होने के कारण हार्ट जो है वो ब्लड को मूवमेंट देता है, इट गवर्न्स मूवमेंट। अब ब्लड क्या होता है? पूरे बॉडी में मूव कर रहा है, इसलिए इट गवर्न्स मूवमेंट ऑफ व्हाट? ऑफ ब्लड। तो इस तरीके से हार्ट जो है ये बिलोंग्स करता है फायर से। हार्ट जो होता है अपर वार्मर में होता है, मिडिल वार्मर में जो है स्प्लीन और स्टमक होता है, और फिर लोअर वार्मर में इंटेस्टाइन होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, किडनी होता है, जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं। ये सब सारी चीजें हो जाते हैं। और फायर जो है वो गवर्न्स करता है मूवमेंट को, तो मूवमेंट को करता है तो हार्ट यांग है, इट ऑल्सो गवर्न्स द मूवमेंट। किडनी क्या है? वो बिलोंग्स टू वाटर। ये तो आपको पता है, तो वाटर बैलेंस करती है ये, और ये वाटर पंच महाभूत से बिलोंग करती है, और ये लोअर वार्मर में होती है, ठीक है ना। और ये क्या करती है? ये नेचुरल है, हवा है या फायर है, इसमें स्थिरता पैदा कर देगी। मूवमेंट इससे इसका कम मूवमेंट होता है। वाटर मूव्स, ऐसा नहीं है, वाटर का ही एक फ्लो होता है, लेकिन एक तरीके से ये रुक कर किसी तरीके से इसका बहना होता है। तो ये जो है ये एक प्रकार का स्थिरता, स्थिर रहने का इसका नेचर है। अब पानी को छोड़ दीजिए, ज्यादा पानी मत डालिए, कहीं कुछ मत डालिए, पानी डालकर एक बाल्टी और छोड़ दीजिए, कुछ देर के बाद देखिएगा पूरा बाल्टी का पानी ऐसे ऐसे हलचल नहीं हो रहा है। हलचल करने के लिए वेव लाना पड़ता है। क्लास चलो
तो ये हलचल हलचल को रोकने के लिए आप पानी का स्टेज देखिए, आपको पता चल जाएगा। एक बाल्टी पानी, एक कप पानी, एक बड़े से बर्तन में पानी रख दीजिए, कुछ देर तक इसे हिलता रहेगा, जब तक बर्तन हिलता रहेगा। जैसे ही बर्तन शांत, पानी शांत। तो पानी का गुण है स्थिर रहना। और वाटर रिप्रेजेंट इन, ये तो हम जानते हैं। तो फायर एंड वाटर, फायर एंड वाटर, हार्ट एंड किडनी, ये तो जैसा आपको पता है कि दो पोल है, ये दोनों पोल से बिलोंग करते हैं। तो सुनना है, ठीक है ना। तो अब जैसे देखिए, अगर किडनी का हीन, किडनी का हीन जो है अगर डिफिशियंट है, म्यूट कर लीजिए नारायण जी, आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए अपने साइड से, हमारी आवाज आए, हम म्यूट, आपकी तरफ से आवाज नहीं आएगी। तो अगर मान लीजिए आप जो है किडनी इन जो है अगर वो डिफिशियंट हो जाएगा तो क्या होगा, क्या सिम्टम्स आएगा, मानसिक बेचैनी बढ़ जाएगी, अनिद्रा भी हो सकती है, रात में स्वेटिंग भी होने लगेगा। तो क्या हुआ कि किडनी इन इज डिफिशियंट, किडनी का इन जो है डिफिशियंट हुआ। तो किडनी का इन जब कम होगा तो क्या होगा, यांग बढ़ जाएगा। आपको उस दिन बताए थे कि अगर यांग बढ़ता है तो ये ओरिजिनल यांग नहीं बढ़ा, ये बल्कि किडनी के घटने से यांग बढ़ गया। तो एम्प्टी हीट पैदा हो जाएगा जो अक्सर रात में पैदा होगा, यानी रात में लो ग्रेड फीवर हो जाएगा, रात में स्वेटिंग होने लगेगा, रात में गला सूखने लगेगा, रात में प्यास लगने लगेगी। ये रात वाली घटना जितनी है मतलब एम्प्टी, वो ओरिजिनल नहीं होती है। जैसे दिन में अगर आपकी यांग घट जाए या इन घटे और यांग, तो ये घटना मतलब क्या कहलाएगा, फुल हीट। यांग बढ़ गया तो इन घट गया, ये फुल हीट कहलाएगा। इसमें तो है तेज बुखार हो जाएगा दोपहर में, जैसे दोपहर के समय अगर तेज बुखार रहता है तो वो फुल हीट कहलाएगा। और रात के समय अगर वो बुखार होता है, लो ग्रेड फीवर 98, 99 रहता है, इसका मतलब है कि वो इन जो है वो डिफिशियंट हुआ। कुछ इस तरीके से आपको अपने चीजों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। किडनी जो है, हार्ट जो है वो क्या करता है, माइंड को कनेक्ट करता है, हाउस करता है, रखता है माइंड। और किडनी जो है वो एसेंस को, और है क्या कि ये एसेंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज है, इसी से माइंड बनता है। तो इसलिए किडनी जो है वो इम्पोर्टेंट है हार्ट से, क्योंकि हार्ट किडनी जो है एसेंस को अपने में रखा है और हार्ट जो है वो माइंड को रखता है, एंड एसेंस से ही माइंड बनता है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। हम इसको और भी आगे जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद एक रिलेशन आता है हार्ट और स्प्लीन, ठीक है ना। हार्ट स्प्लीन 2-3 रिलेशन बचे हुए हैं, ये रिलेशन को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है जी सर। किसी को 2 मिनट टाइम, कोई क्वेश्चन है दिमाग में?